पढ़ क्या रहे थे? हाँ, भारत में यूरोपीय आगमन। क्यों आए यूरोपीय भारत? क्या? हाँ, तो पहला कारण है, थोड़ा रिवाइज कर लो। पहला है भारत की आर्थिक संपन्नता। इससे यूरोपीय भली भांति परिचित थे। तो जब परिचित हुए तो किन कारणों से परिचित हुए? यह परिचय कि भारत बहुत अमीर है, यह परिचय किसने दिया? यूरोपियों को। तो आप कहेंगे दो। पहला, भारत को सोने की चिड़िया कहने वाला पहला व्यक्ति है उतबी, किताबुल यामिनी। अपनी किताबुल यामिनी में उसने पहली बार भारत को सोने की चिड़िया कहा। अब क्योंकि ये मुस्लिम है इसलिए इसकी बातों को ज़्यादा यूरोपीय तवज्जो नहीं देंगे। सेम बात को मार्को पोलो ने कहा 1293 और 94 में, जब वो भारत की यात्रा पर आया। कौन? मार्को पोलो। और मार्को पोलो ने भी भारत की आर्थिक संपन्नता को अपनी किताब द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो में बताने का प्रयास किया। अब जब इटली का यात्री मार्को पोलो ये बात कहेगा तो सब यूरोपीय इससे प्रभावित होकर भारत की ओर आने का रास्ता ढूंढने लगेंगे। बात समझ गए? पक्का? दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण आप देखेंगे तो कहेंगे कि कस्तनतुनिया का पतन हो गया। पिछली क्लास में इसके बारे में डीप चर्चा हो चुकी है। तीसरा, कब हुआ कस्तनतुनिया का पतन? तो 1453। तीसरा कारण क्या है? हाँ, इस कस्तनतुनिया के पतन के बाद यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। यूरोप में पुनर्जागरण और समुद्री रास्ते को नापने के लिए नई नई भौगोलिक खोजों की खोज, नई नई भौगोलिक खोज की जाने लगी। ऐसे में समुद्र द्वारा नापा गया रास्ता आसान हो गया। और कस्तनतुनिया का जब पतन हुआ तो तुर्कियों ने, सल्जुक तुर्कों ने मध्य एशिया से आने वाले भारतीय रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब जो यूरोपीय मध्य एशिया के थ्रू भारत आ रहे थे उनको विकल्प ढूंढना था भारत आने के लिए, और इस विकल्प ढूंढने के क्रम में उन्होंने केप ऑफ गुड होप से होते 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 मेडागास्कर को पार करते हुए भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर दी। ठीक है, तो कई सारे कारण की चर्चा हम लोग कर चुके थे, और जब ये सब चीज़ें हो गई तब भारत की ओर नए नए यूरोपीय आने लगे। तो पहले यूरोपीय जो भारत आए वो कौन है? तो आप कहेंगे पुर्तगालीज। 1498। इसके पहले, पुर्तगालियों के पहले स्पेन का एक नागरिक है जिसका नाम है बार्थोलोम्यो डियाज। ये केप ऑफ गुड होप होते हुए वापस चला गया। यानी ये कहां तक आ गया था? केप ऑफ गुड होप। ये कहां पर है? तो आप कहेंगे अफ्रीका के दक्षिण में, अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु यहां तक आ गया था, लेकिन फिर आगे रास्ता भटक गया तो फिर से वापस चला गया। तो अगर पूछा जाए केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो बार्थोलोम्यो डियाज।
भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की? भारत की खोज नहीं हुई है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई है। और इस समुद्री मार्ग की खोज की है किसने? वास्को डी गामा। मेरी बात समझे? तो पहले आए पुर्तगाली 1498, दूसरे आए अंग्रेज, तीसरे आए डच, चौथे आए डेनिस, पांचवे आए फ्रांसीसी और छठे आए स्वीडिश। ये क्रम आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, तो पहले नंबर के पुर्तगाली, दूसरे के अंग्रेज, तीसरे के डच, चौथे के डेनिस, पांचवे के फ्रांसीसी, छठे के स्वीडिश। आज हम क्या पढ़ेंगे? पुर्तगालियों का भारत आगमन। क्या पढ़ेंगे? कहां पर? भारत में। इसके तहत हम देखो क्या क्या पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज। ठीक, तो जब कस्तुनतुनिया का पतन हो गया, मध्य एशिया का रास्ता ब्लॉक हो गया, तब पुर्तगालियों को व्यापार करने के लिए किसी दूसरे विकल्प मार्ग की आवश्यकता थी। ऐसे में 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अपने देश से निकलेगा और अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से से, जो अटलांटिक महासागर से समुद्री रास्ते से आएगा, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचेगा, मेडागास्कर पार करेगा और मेडागास्कर के बाद हिंद महासागर में उसे गुजरात का व्यापारी अब्दुल मनीद या अब्दुल मजीद उसको मिलेगा और भारत की ओर लेकर जाएगा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट के कोचीन नामक स्थान पर अपना पहला कदम रख देंगे। तो ये डेट याद रखना, कब? 17 मई 1498। ठीक है, जैसे रखा। इस समय कोचीन का हिंदू राजा है जिसकी उपाधि क्या है? जैमोरिन। जैमोरिन नाम नहीं है बल्कि उसकी उपाधि है। ये व्यक्ति वास्को डी गामा का स्वागत करेंगे। कब आए? 1498। पहली बार भारत आया 1498 में। यानी अगर पूछा जाए कि वास्को डी गामा का पहला समुद्री बेड़ा या पुर्तगालियों का पहला समुद्री बेड़ा किसके नेतृत्व में आया भारत? तो वास्को डी गामा के। पहला कौन है? वास्को डी गामा। दूसरा समुद्री बेड़ा कौन लेके आया? तो आप कहेंगे कैब्राल। क्या नाम है? कैब्राल। याद रखोगे। ये कब आए? 1498 और ये आया 1500। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। पहला समुद्री बेड़ा पूछा गया है, दूसरा भी पूछ सकता है। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आ रहा है? 3 बार, 4 बार? 4 बार आ रहा है। बताओ कब कब? हाँ 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 1504 में आएगा, फिर 1505 में आएगा। 3 बार भारत आया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। पहला 1498 में आएगा, माल लेके वापस जाएगा, बेचेगा, 60 गुना प्रॉफिट कमाएगा। कितना? 60 गुना। फिर दूसरी बार 1502 में आएगा, फिर आएगा, माल लेकर जाएगा, फिर प्रॉफिट कमाएगा। तीसरी बार आएगा 1524 में।
जब ये तीसरी बार भारत आएगा तब इसकी स्वास्थ्य खराब होगा और इसकी डेथ हो जाएगी, और वास्को डी गामा को भारत में ही दफना दिया जाएगा। तो भारत में वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है? कोचीन में। ठीक, तो इसकी कब्र है कोचीन में। ठीक है, कितनी बार भारत आया वो? 3 बार। उसको कोचीन की जलवायु बहुत पसंद आ गई थी, वो बार बार आ रहा था, बार बार जा रहा था। ठीक है, तो पहला समुद्री बेड़ा वास्को डी गामा के काल में, सॉरी वास्को डी गामा के नेतृत्व में, और दूसरा समुद्री बेड़ा कैब्राल के। ठीक है, ये बार बार आएंगे, यहाँ से माल लेके जाएंगे, भारत की संपन्नता के बारे में वहाँ बताएंगे, और फिर उसके बाद पुर्तगाली सरकार भारत में अपने 3 गवर्नरों को क्रमवार भेजेगी। तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भारत आ रहा है गवर्नर बनके 1505 में, 1509 तक रहेगा ये। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 में भारत आएगा और 1515 तक रहेगा। तीसरे पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्ना, 1529 से 1538। ठीक है, इसमें क्या कमी लग रही है? तो ये देखो, ये टाइम है 1509 से 1515, 1515 से 1529, यानी 14 वर्ष तक भारत में कोई भी पुर्तगाली गवर्नर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? हाँ, तो देखना इस समय, इस 14 साल के अंतराल में पुर्तगाल में क्या चल रहा है? क्रूसेड बोलते ना, धर्म युद्ध, क्रूसेड बोलते, जो भी है, धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म युद्ध मतलब, अच्छा पुर्तगालियों का धर्म क्या है? ईसाई धर्म है। तो ईसाइयों में 2 संप्रदाय हैं, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरे कैथोलिक। इनके बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ऐसे में पुर्तगाली सरकार अपने देश की आंतरिक अशांति को खत्म करे या भारत में पुर्तगाली गवर्नर भेजे? बताओ। तो पहले आंतरिक अशांति को खत्म करेगी ना। इस वजह से इन 14 वर्षों में कोई भी कोई भी पुर्तगाल का गवर्नर भारत नहीं आया। समझ गए? लेके आए, क्या क्या काम किए इसने, क्या क्या काम किए इसने और क्या क्या काम किए इसने। चलो देखो, पहला गवर्नर कौन है? अल्मीडा। कब से कब तक? 1505 से 1509। भारत में पुर्तगालियों का संस्थापक, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का क्या है? संस्थापक। अगर कोई वास्तविक संस्थापक पूछे तो उसका नाम है अल्बुकर्क। ठीक है, अल्मीडा ने क्या किया? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब कैसे होगी स्थापना? ये भारत है, दिमाग लगाओ। पुर्तगाली आ कहां से रहे हैं? पुर्तगाल से, है ना? बीच में
अफ्रीका है। पुर्तगाली यहाँ से पुर्तगाल ही है, ये आए ये आए ये आए ये आए। यहाँ केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है, ठीक है। ये मेडागास्कर है, पार किया, कहाँ पहुंचे? तो मालाबार तट के कोचीन में, ठीक। अब सोचो इतने बड़े भारत, इतने बड़े देश पर अधिकार करने के लिए उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना पड़ेगा और अपने साम्राज्य को मजबूत करना पड़ेगा। क्या भारत में इसके पहले कोई शक्ति विद्यमान है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है अपनी? इसके पहले व्यापार हो रहा है भारत में? कौन कर रहा है? जैमोरिन का व्यापार किससे हो रहा है पहले? इसके पहले जैमोरिन ने स्वागत किया ना, किसका? वास्को डी गामा का। क्यों किया? मुगलों से। मुगल तो भारत में है ही ना। मिस्र और अरब, मिस्र और अरब से व्यापार हो रहा है। अब क्योंकि पुर्तगाली व्यापार करने इसके लिए आ रहे हैं, तो पहले अपने कंपटीटर को इनको हराना पड़ेगा ना, तभी इनके साम्राज्य का विस्तार होगा। अगर ये नहीं हरा पाएंगे तो क्या ये मिस्र और अरबी इन पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने देंगे? नहीं करने देंगे ना। तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अल्मीडा 2 युद्ध लड़ेगा। कौन कौन से? तो याद रखना, पहला युद्ध लड़ेगा अल्मीडा 1508, जिसे हम कहते हैं चौल का युद्ध। चौल कहाँ है? चौल कहाँ है? गुजरात में। इस चौल के युद्ध में एक तरफ अल्मीडा है और उसका बेटा है, और दूसरी तरफ संयुक्त दल है। किसका संयुक्त दल? तो एक तरफ मिस्र, दूसरी तरफ तुर्की या अरबी तुर्की, और तीसरा गुजरात का शासक बहादुर शाह। ठीक है, याद रखना चौल का युद्ध इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस चौल के युद्ध में क्या हुआ? अल्मीडा का पुत्र मारा गया, और पहले युद्ध में कहीं ना कहीं इस संयुक्त दल ने बढ़त हासिल कर ली। अब अपने मरे पुत्र का बदला लेगा कौन? अल्मीडा। किसके बाद? इसके जस्ट 1 साल बाद। कब? 1509। क्या हुआ 1509 में? तो आप कहेंगे दीव का युद्ध। दीव कहाँ है? दीव कहाँ पड़ता है? दमन दीव सुना है? कहाँ पड़ता है? बाप रे बाप। गुजरात का 1509। किसके बीच? तो फिर वही अल्मीडा, क्योंकि पुत्र मर चुका है, तो दूसरी तरफ कौन है? मिस्र है, तुर्की है, और बहादुर शाह है। और इस दूसरे युद्ध में, दीव के युद्ध में, अल्मीडा जीत जाएगा। समझ गए? और अपने साम्राज्य को स्थापित कर देगा। यानी अब अरब सागर का व्यापार किसके कंट्रोल में हो गया? किसके? पुर्तगालियों के। और जब पुर्तगालियों के कंट्रोल में होगा तो ये दबाकर व्यापार करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे और भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर देंगे। समझ गए? पक्का? जैसे ही साम्राज्य स्थापित, अल्मीडा ने अपनी राजधानी किसको बनाया?
इस अल्मीडा ने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया। याद रखना, क्योंकि कोचीन ही वह जगह है जहां पुर्तगाली पहली फैक्ट्री खोल रहे हैं। कहां पर? 1503। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में किसने खोली, क्योंकि अल्मीडा तो 1505 में आ रहा है, दिमाग लगाओ, फैक्ट्री किसने खोली? है तो वास्को डी गामा का नाम लो ना। ए भगवान, क्या? तो फैक्ट्री खोली, ठीक है। इस फैक्ट्री को जहां 1503 में वास्को डी गामा ने खोला, उसी स्थान को अल्मीडा ने अपनी राजधानी बना दिया। ठीक, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। अल्मीडा क्या करेगा? कौन कौन सी नीति लाएगा? बिल्कुल, पहली है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद कार्टेज सिस्टम, और तीसरा अल्मेडा सिस्टम। ये तीन सिस्टम आपको पता होने चाहिए। ये तीन कौन लाया भारत में? तो आप कहेंगे अल्मीडा ला रहा है अल्मेडा सिस्टम। ए फॉर अल्मीडा, ए फॉर अल्मेडा, नाम दोनों क्या लग रहे हैं? सेम लग रहा है, ठीक है। क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी? इसी को हिंदी में बोलते हैं शांत जल की नीति। ये क्या है? हाँ, तो आप कहेंगे कि हिंद महासागर को पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित करने की नीति है। इस नीति के तहत करते क्या है वो? इस नीति के तहत ये कार्टेज सिस्टम लागू करते हैं, और इस नीति के तहत वो अल्मेडा सिस्टम लागू करते हैं। दिमाग लगाओ, देखो, ये मान लो हिंद महासागर है, ये अरब सागर का हिस्सा, हाँ, और ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से पुर्तगालियों को कोई मतलब अभी नहीं है। मतलब किससे है? तो अरब सागर से और हिंद महासागर से। अब क्योंकि इनके पास नेवल आर्मी बहुत अच्छी मजबूत है, इनके पास बड़े बड़े समुद्री बेड़े हैं जो युद्ध भी कर रहे हैं और व्यापार के माल को इधर उधर ले भी जा रहे हैं, तो ये अच्छे मजबूत हैं। किस मामले में? अपनी नौसेना के मामले में। नौसेना जिसकी मजबूत, एक कहावत है, जिसमें पानी में जो शक्तिशाली वो जमीन में भी शक्तिशाली। और पुर्तगालियों को ये बात पता थी। उन्होंने अपने आप को कहाँ स्थापित कर लिया? पानी में। पानी में स्थापित होने का मतलब ऑब्वियस सी बात थी कि वो भारत में आने वाले समय में व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लेंगे, ठीक है। किया, कैसे किया? अब इस पानी को नियंत्रित करने के लिए यहां पर कोई भी जहाज आएगा, यहां कोई जहाज आएगा तो इस जहाज को पानी में उतरने से पहले पुर्तगालियों की परमिशन और पुर्तगालियों को एक रकम अदा करनी पड़ेगी कि भाई साहब हम अपना जहाज उतार रहे हैं, कृपया इस पानी पे उतरने के बाद इसको सही ठिकाने पे ले जाना, हम आपको पैसे देंगे और आपसे परमिशन की हम आशा कर रहे हैं। तुम्हें पता है अकबर इस समय है गद्दी पर बैठा हुआ है। अकबर ने गुजरात का दौरा किया था,
कब किया था? 1572 में। इवन इस समय तक पुर्तगाली इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अकबर को अपने जहाज उतारने के लिए इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। समझ रहे हो? अकबर जैसे महान आदमी को भी अगर अरब सागर में जहाज उतारने हैं या हिंद महासागर में जहाज उतारने तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मजबूत हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? समझ गए? अब जब परमिशन लोगे तो पैसा दोगे। अब परमिशन दे दी, पैसा दे दिया, तो अब जहाज को ठिकाने तक पहुंचने का काम किसके पास? पुर्तगालियों के पास। ऐसा तो नहीं इस जहाज में असलहे हो, ऐसा तो नहीं ये यहाँ पहुंचे और हमारे खिलाफ ही विद्रोह कर दे, ऐसा तो नहीं है कि इसको समुद्री लुटेरे लूट लें। ऐसे में पुर्तगाली पैसा लेने के बाद जिसके पैसा लिया उसी को क्या कहा गया? कांटे सिस्टम, परमिट व्यवस्था। परमिट दे कौन रहा है? पुर्तगाली। याद रखना, जो परमिट दिया जा रहा है वो गोवा से दिया जा रहा है, ये याद रखना। राजधानी कौन सी है इनकी? कोचीन। लेकिन परमिट लागू कहां से किया जा रहा है? गोवा से। याद रखना, ये गोवा जाएंगे, परमिट लेंगे और परमिट लेने के बाद अपना जहाज उतारेंगे। कार्टेज समझ में आ गया? जो पैसा लिया गया और परमिट दिया गया वो क्या कहलाया? कार्टेज। अब जब पैसा ले लिया पुर्तगालियों ने तो जहाज को ठिकाने तक पहुंचाने का काम किसके पास? पुर्तगाली के पास। और पुर्तगाली अपना जहाज इस जहाज के आगे पीछे छोड़ देते थे ताकि समुद्री लुटेरे से इस जहाज की रक्षा की जा सके। और बार बार इस आर्मेडा द्वारा, आर्मेडा बोले तो समुद्री सेना का सेनापति, इस आर्मेडा द्वारा बार बार इस जहाज की तलाशी ली जाएगी कि इसमें असलाह तो नहीं है। चलो असलाह नहीं हुआ, फिर ये आर्मेडा पीछे पीछे चलेगा ताकि इसको लूट ना लिया जाए। किसके द्वारा? समुद्री लुटेरे द्वारा। ठीक है, ये तीनों व्यवस्थाएं किसने लागू की? तो आप कहेंगे अल्मीडा। समझ गए? पक्का? बस इसके बाद 2 युद्ध लड़ेगा, 2 युद्ध में एक जीतेगा एक हारेगा और वापस कहाँ चला जाएगा? पुर्तगाल। अब उसकी जगह कौन आएगा? क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। कब आया? 1509 से 1515। इस व्यक्ति को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। काहे? क्योंकि इसने अल्मीडा द्वारा लागू की गई पॉलिसी को अत्यधिक मजबूती प्रदान की। समझ में आ गया? जैसे ही आया इसने क्या किया? बीजापुर के आदिल शाही वंश से क्या जीता? गोवा जीत लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम उसने किया। कौन सा? कि गोवा को अपने अधीन कर दिया। ठीक है, अब जब गोवा में रहेगा तो गोवा में ये कुछ अच्छे काम करेगा। क्या करेगा? कोई बताए? गोवा से इसने, हाँ, तो कह बताना कि गोवा से इसने सती प्रथा को बैन कर दिया था। तो गोवा से सती प्रथा हटाने वाला गवर्नर कौन? अल्बुकर्क। ठीक है, अब क्योंकि पुर्तगाली भारत में बस चुके हैं तो अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। ऐसे में
अल्बुकर्क ने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंधों को क्या किया, स्थापित किया और इन वैवाहिक संबंध को बढ़ावा दिया। समझ गए? 1510 में क्या जीत लिया इसने? गोवा। गोवा जीतने के बाद इसने सती प्रथा का अंत कर दिया। कहां पर? गोवा में। फिर क्या किया? क्योंकि जनसंख्या बढ़ानी है तो जनसंख्या बढ़ाने के क्रम में क्या करेगा? वैवाहिक संबंधों को बढ़ाएगा और स्थापित करेगा। ठीक है, साम्राज्य भी विस्तार करना है इसको। तो 1511 में ये मलक्का को जीतेगा। मलक्का जल संधि नाम सुना है? कहां पर है? 1515 में ये हॉर्मुज को जीतेगा। हॉर्मुज कहां है? फारस की बात समझ गए? बताओ, समझ गए बात? पक्का? और कुछ है? नीनो डी, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखो कुछ और लिखा है था हमने क्या? इतने लिखा है ना? ठीक, इतना ही है। फिर क्या होगा? 1515 में ये वापस चला जाएगा। कहाँ? पुर्तगाल। और 14 साल तक कोई भी शासक भारत नहीं आएगा। 14 साल बाद 1529 में तीसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन आएगा? नीनो डी कुन्ना। कब? 1529 में आएगा और 1538 तक रहे। ठीक है, सबसे पहले इसने काम क्या किया? इसने कोचीन से गोवा राजधानी स्थानांतरित कर दी। ठीक है, याद रखोगे? तो गोवा को राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्ना ने। गोवा जीता किसने? अल्बुकर्क। याद रखना, कोचीन किसने राजधानी बनाई? कोचीन पुर्तगालियों की राजधानी कब तक बनी रही? हाँ, हमें क्या पता, बताओ। हाँ, राजधानी कोचीन कब तक बनी रही पुर्तगालियों की? बस 1529 तक, क्योंकि 1530 में राजधानी का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, 1530 के बाद नीनो डी कुन्ना ने श्रीलंका भी जीता। ठीक है, और क्या है इसमें नीनो डी कुन्ना के बारे में? कुछ लिखा है? ठीक है, हाँ, एक और। जब नीनो डी कुन्ना आएगा तो एक लड़ाई फिर से होगी। कहां पर? कैम्बे में। कैम्बे में नीनो डी कुन्ना और गुजरात का शासक बहादुर शाह। शक्ति देखते हुए गुजरात का शासक भागेगा और जल में कूदकर आत्महत्या कर लेगा। तो याद रखना, आत्महत्या करने वाला कौन शासक है? बहादुर शाह। कहाँ का शासक है? गुजरात का। ठीक है, 1572 में अकबर ने कैम्बे का दौरा किया। कहाँ का दौरा किया? कैम्बे कहाँ पर है? गुजरात। दौरा करेगा तो प्रभावित होगा किससे? किससे होगा प्रभावित? पुर्तगालियों से? ईसाइयों से?
अपने जहाज उतारने के लिए अकबर परमिशन ले रहा है, किससे? पुर्तगालियों से। यानी इस समय पुर्तगाली क्या है? मजबूत है, पुर्तगालियों से प्रभावित भी हो रहा अकबर। ईसाइयों को अपने दरबार में बुलाएगा, कब? याद करो, ये बताओ ये क्या है? ये इबादत खाना क्या है? हाँ, इबादत खाना एक जगह है जहां पर अकबर खुद भी बैठ रहा है और सभी धर्मों के लोगों से वाद विवाद कर रहा है। ऐसे में ईसाइयों से प्रभावित हो गया है गुजरात विजय के बाद। ये अपने दरबार में दो ईसाइयों को बुलाएगा, दो फादर्स। कौन 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 से? तो पहले हैं कौन? फादर एक्वावीवा, और दूसरे हैं फादर मॉन्सेरॉट। ध्यान रखना, ये किसके दरबार में गए थे? अकबर के। कौन कौन है? फादर एक्वावीवा और फादर मॉन्सेरॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, पक्का? यानी अकबर जब प्रभावित नहीं होता तो क्यों बुलाता? इसलिए इन्होंने दोनों को बुलाया, अपने दरबार में बैठाला और वाद विवाद किए और ईसाई धर्म को समझने का प्रयास किया। पक्का? तो कौन कौन से गवर्नर पढ़े हमने? पहला अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क, तीसरा नीनो डी कोन्ना। ठीक, एक और टॉपिक बताओ, इन तीनों के मुगल बादशाह के साथ संबंध कैसे हैं? तो याद रखना, मुगल बादशाह से पुर्तगालियों के संबंध अकबर के समय तक बहुत अच्छे रहे। अकबर के बाद कौन आया गद्दी पर? जहांगीर ने अकबर की उदारवादी नीति को ही चालू रखा। यानी जहांगीर के संबंध भी पुर्तगालियों से कैसे? जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां ने अपने दादा और अपने पिता की नीति को क्या कर दिया? पलट दिया और पुर्तगालियों से डायरेक्ट दुश्मनी मोल ली। यानी पुर्तगालियों के जो संबंध है मुगल बादशाह से, वो कब से बिगड़ने शुरू हो गए? शाहजहां से। अकबर और जहांगीर के काल में पुर्तगाली और मुगल बादशाह के बीच संबंध अच्छे थे, याद रखोगे। अब जब आए, कब आ गए? यानी सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली हैं। व्यापार को स्थापित भी कर लिया, व्यापार पर एकाधिकार भी कर लिया। तो क्या वजह है कि पुर्तगालियों का पतन हो गया? पुर्तगालियों का पतन, दिमाग लगाओ, कुछ कारण बताओ। ठीक है, पहला ये समुद्री लुटेरों, बिल्कुल। पुर्तगाली क्या कर रहे हैं अब? देखो, एक तरफ ये काटे सिस्टम ही लागू कर रहे हैं, यानी किसी के जहाज को समुद्र में उतारने से पहले पैसा भी ले रहे हैं और पीछे जाकर खुद ही लूट ले रहे हैं। ऐसे में अन्य व्यापारियों के मन में इनके प्रति जो भरोसा है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इनके ऊपर कोई भी लॉयल्टी का, कोई भी लॉयल नहीं है ये लोग। ये हमेशा धोखा देंगे किसको? किसको? जो भी व्यापारी काटे सिस्टम के तहत समुद्र में उतर रहा है। पहले पैसा भी ले लेंगे कि हाँ रक्षा देंगे आपको, और बाद में जाकर उसी को लूट लेंगे। और बताओ, वैवाहिक बस्ता
बिल्कुल बिल्कुल, इनका इमोशनल अटैचमेंट भारत से नहीं हो पाया, इमोशनली अटैच नहीं रह पाए ये। ठीक है, और बताओ। ठीक है, इन्होंने अपहरण की नीति लागू की। ये राजा महाराजाओं के पुत्रों को भी किडनैप करने से चूके नहीं। और बताओ। गुड गुड गुड। इनकी कंपनी का नाम जो एस्तादो द इंडिया है, ओरिएंटले, सॉरी, इस पर सरकारी नियंत्रण ज्यादा होने लगा था। पुर्तगाली व्यापारी अपनी इच्छा से व्यापार नहीं कर सकते थे। अपनी कमाई का एक अधिकतर हिस्सा वो किसको भेज रहे हैं? सरकार को। सरकार इन पर क्या कर रही है? जरूरत से ज्यादा नियंत्रण स्थापित कर रही है। ऐसे में इनका पतन होना तय था। और बताओ, कुछ और कारण हो गए? बिल्कुल। इसके बाद पुर्तगाली भारतीय राजाओं से या पुर्तगाली भारतीय राजाओं का विश्वास जीतने में असफल रहे। और इस दौर में पुर्तगालियों से अंग्रेज आगे निकल गए। अंग्रेजों ने बढ़िया से मुगल बादशाह हो या कोई भी भारतीय राजा हो, उनका विश्वास जीता। और कारण बताओ, और कुछ हो सकता है? दिमाग लगाओ। बाद में, हाँ, बाद में इन्हें अंग्रेज और डचों से क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा। और युद्ध के बाद इनकी नौसेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक तरफ नौसेना इनकी कमजोर हो रही है, दूसरी तरफ अंग्रेजों की नौसेना में इजाफा हो रहा है। तो दौड़ में कौन आगे निकल गया? अंग्रेज। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से पुर्तगाली का पतन हो गया। पहला, समुद्री लुटेरे के रूप में ये उभर कर सामने आ गए। समझ गए? यानी ये धोखे वाली नीति से प्रेरित थे, ये विश्वास जताने में असफल रहे। दूसरा, इन्होंने शादी ब्याह तो किया लेकिन इमोशनली अटैच्ड नहीं रह पाए। किससे? भारतीयों से। ऐसे में शासक नहीं, ऐसे में भारतीय और पुर्तगाली कभी भी मिक्सअप नहीं हो पाए, है ना दोस्तों। तीसरा, ये भारतीय राजा महाराजाओं के पुत्रों को भी पैसे के लालच में किडनैप करने लगे और उनसे रैंसम मनी इकट्ठा करने लगे। तीसरा, इनकी जो कंपनी है एस्तादो दो ओरिएंटले, ये सरकारी नियंत्रण के अधीन थी। इसमें अत्यधिक नियंत्रण किसका था? पुर्तगाल में बैठे सरकार का। चौथा, विश्वास जीतने में असफल रहे और अंग्रेज और डच के युद्ध में फंसे रहने के कारण इन्होंने अपनी नौसेना का ह्रास कर दिया और अंग्रेजों ने अपनी नौसेना को बढ़ा लिया। तो आने वाले समय में हिंद महासागर पर किसका अधिकार हो जाएगा? हिंद महासागर पर किसका अधिकार? तो आप कहेंगे अंग्रेजों का। और जिसका अधिकार पानी पर, उसी का अधिकार जमीन पर। समझ में आ गया? एक छोटा सा टॉपिक और, अगर पूछा जाए पुर्तगाली भारत को क्या दे गए? तो बताओ। तो सबसे पहले तो बहुत जरूरी चीज, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस। तो जो भी छपाई खाना आज हम देख रहे हैं वो किसकी देन है? पुर्तगाल। याद रखना, कहाँ पे पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला उन्होंने? तो आप कहेंगे गोवा। ठीक है ना। दूसरा, बाकी सब फसलें लाए हैं, तो तंबाकू हो गया, मक्का हो गया, आलू, टमाटर, मटर, पपीता, आम की 3 फसलें कौन कौन सी हैं? अल्फांसो,
आवर लेडी और जोवानी परेरा। बहुत बार पूछा गया पुर्तगाली भारत में क्या लेके आए, तो क्या याद रखना है तुम्हें? तम्बाकू याद रखना है, मक्का याद रखना है, आलू याद रखना है, मटर याद रखना है, और ये 3 फसलें याद रखनी है आम की। हाँ, यांत्रिक घड़ी भी लाए हैं ये। रिस्ट वॉच भी भारत लाए। जो घड़ी तुम पहन रहे हो वो किसकी देन है? पुर्तगालियों की। ठीक है, तो आए चले गए। अब कौन आएगा? अंग्रेज। कल अंग्रेज पढ़ेंगे। यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होगी। यानी हम आधुनिक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, करेंगे नहीं, कर चुके हैं। ठीक है, पुनर्जागरण हो गया है, तो आधुनिक भारत की स्टार्टिंग हो गई है। धीरे धीरे आधुनिकता फैलेगी। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग कल।